गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग दो तीन प्रॉपर्टीज देख रहे थे। पहला प्रॉपर्टी ये था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, उसका एक ही लिमिट होगा। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। हम लोग एक से ज़्यादा एज्यूम करके फिर कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव किए थे। दूसरा ये था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, बाउंडेडनेस और कन्वर्जेंस का रिलेशन। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। जैसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम लोग एक लेके काउंटर एग्जांपल ऑब्टेन किए थे। तीसरा कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट होगा और उसी लिमिट पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा, ये हम लोग शो किए थे। आज हम लोग कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, वो सब देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। तो अगर दो सीक्वेंस है, दोनों कन्वर्जेंट है, पहले का लिमिट मान लो k है, दूसरे का लिमिट l है, तो जो इनका सम होगा, मतलब an प्लस bn जो सीक्वेंस होगा, मतलब an और bn के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। मतलब इस नए वाले सीक्वेंस का पहला टर्म होगा an का पहला टर्म और bn का पहला टर्म, यानी a1 प्लस b1। सेकेंड टर्म होगा a2 प्लस b2, इस तरीके से। मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करके जो सीक्वेंस बन रहा है, और उस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा नए वाले सीक्वेंस का, वो इन दोनों लिमिट्स का सम होगा, मतलब k प्लस l होगा। ये शो करना है। इसी चीज को स्टेटमेंट में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इक्वल्स द सम ऑफ देयर लिमिट्स। लेफ्ट साइड में सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का लिमिट है, राइट साइड में उनके लिमिट्स का सम है। तो ये शो करना है। बेसिकली हमको शो करना है कि an प्लस bn जो होगा वो कन्वर्ज करेगा k प्लस l में। ठीक है, दिया हुआ है कि an और bn दो सीक्वेंसेस हैं जो कि कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन, लिमिट का डेफिनेशन लगाते हैं। एप्सिलॉन मान लिए कि कुछ पॉजिटिव रियल नंबर है ग्रेटर देन 0। तो पहले सीक्वेंस के लिए हमको कुछ n0 का वैल्यू मिलेगा। मान लो n1 का वैल्यू मिल रहा है। There exists a positive integer n1 such that an और उसका जो लिमिट है k, उसका डिस्टेंस will be less than epsilon for all n greater than equal to n1। यहाँ हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं। एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में ऐड करके दो एप्सिलॉन बाई 2 मिलके एप्सिलॉन दे देगा। ठीक है, तो ये एक मिला। सिमिलरली bn कन्वर्जेंट है, उसका लिमिट है l, तो उस पर भी डेफिनेशन लगाते हैं। तो कुछ और पॉजिटिव इंटीजर मिला n2 सच दैट bn और l का डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब? n ग्रेटर देन n2 पे। ये दोनों को हम एक साथ अगर ट्रू करना चाहे तो क्या करेंगे, पिछले दिन भी किए थे। इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, n1 और n2 का। n1 और n2 का मैक्सिमम लिए n0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब इनको मिला के हमको दिखाना है कि, इसको मान लो 1 and 2, हमको दिखाना है कि an प्लस bn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है k प्लस l पे। मतलब इसमें वो लिमिट का डेफिनेशन लगना है ना, an प्लस bn माइनस k प्लस l, वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इनको यूज करके हमको वही दिखाना है। तो an प्लस bn माइनस k प्लस l, इसको अगर अलग अलग कर ले an माइनस k और bn माइनस l, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दे तो ये दोनों अलग हो गया। अब 1 and 2 को यूज करते हैं, उसमें हमको दिख रहा है डायरेक्ट an माइनस के इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, bn माइनस l भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दोनों मिलकर एप्सिलॉन दे देगा। और ये कब होगा? जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन से छोटा है, यानी an प्लस bn माइनस k प्लस l आ गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। डायरेक्ट लिमिट का डेफिनेशन। दिस इंप्लाइज लिमिट an प्लस bn इज इक्वल टू k प्लस l, यही शो करना था, इन दोनों का सम। Therefore, limit of the sum of two convergent sequences equals the sum of their limits। जिसका लिमिट दिया हुआ है
उसको उस पे डेफिनेशन लगाएंगे, जिसको शो करना है उस पे डेफिनेशन से ये ऑब्टेन करना होगा कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। सेम चीज। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस पे नहीं जा रहे, सम और प्रोडक्ट देखो तो बाकी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट पे आते हैं। मान लो ए एन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है लिमिट के पे, बी एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, उसका लिमिट है एल। तो ए एन बी एन क्या होगा? ए एन बी एन का लिमिट इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी के इंटू एल। ठीक है, या नॉर्मल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। लेफ्ट साइड में टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है, उसका लिमिट है। राइट साइड में दो लिमिट है, उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? जो दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे, वो ये है कि हम ये रिजल्ट यूज करें कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है। किसी एक पे करना होगा, बी एन पे हम लोग कर रहे हैं। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, तो बी एन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड होगा तो ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा जिससे सारा एलिमेंट्स छोटा होगा। बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी, बी एन का मॉड इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी माइनस सी और प्लस सी के बीच सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग दिखाए थे ना, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। उसी रिजल्ट को यूज किए हैं। इसको मान लेते हैं 1। नेक्स्ट, अब दोनों का लिमिट हमको पता है, उस पे लिमिट का डेफिनेशन लगा देते हैं। ए एन इज कन्वर्जेंट टू के, तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा सच दैट ए एन और के का डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2c। देखो यहाँ 2c इसलिए लिए हैं कि ये 1 के साथ जो c, इक्वेशन 1 में जो c था उसके साथ कैंसिल होगा, एप्सिलॉन बाई 2 रह जाएगा, इसलिए इसको एप्सिलॉन बाई 2c लिए। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, तो एप्सिलॉन बाई 2c के करेस्पॉन्डिंग जो n1 मिलेगा वो है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और एक चीज है बी एन कन्वर्जेंट है, उस पर भी लिमिट का डेफिनेशन लगेगा। उसके करेस्पॉन्डिंग मान लो पॉजिटिव इंटीजर n2 मिल रहा है। कितना छोटा होने के लिए? एप्सिलॉन बाई 2 मॉड के होने के लिए। देखो मॉड के इसलिए लिए हैं क्योंकि ये के से मॉड के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कट जाएगा, फिर एप्सिलॉन बाई 2 रह जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक है, अब ये तीनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। पहला हमेशा ट्रू है, बाकी दोनों n1 और n2 से बड़ा होने पे ट्रू है। तो किसका मैक्सिमम लेंगे? n1 एंड n2 का। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि ए एन बी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है के इंटू एल पे, है ना। तो ए एन बी एन माइनस के एल का जो मॉड होगा वो, अच्छा इसमें हम एक टर्म सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं के बी एन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किए ऐड किए तो कट जाएगा। अब इसमें से पहला दोनों टर्म में से क्या कॉमन जाएगा? बी एन, और लास्ट का दोनों में से के, तो ये बचा। अब इस पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर लगाएं तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या क्या माने हैं कि बी एन कन्वर्जेंट है तो उसका वैल्यू, बी एन बाउंडेड है तो उसका वैल्यू सी से छोटा है। ए एन माइनस के किससे छोटा लिए थे? एप्सिलॉन बाई 2c से। प्लस मॉड के है, बी एन माइनस एल किससे छोटा लिए? एप्सिलॉन बाई 2 मॉड के से, इसी मॉड के को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, कैंसिल होके बचेगा एप्सिलॉन बाई 2 एंड एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन। ठीक है, आ गया मॉड ए एन बी एन माइनस के एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। लिमिट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर सीक्वेंस ए एन बी एन जो है वो कन्वर्ज किया के इंटू एल पे। के पहले सीक्वेंस का लिमिट ए एन का और एल दूसरे वाले का। ठीक है, जो डेफिनेशंस गिवन है उनको यूज करके जो प्रूव करना है उसको बस प्रूव करना होगा, तुमको उसको दिखा देना होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ होमवर्क लिए थे कि ऐसा सीक्वेंस ढूंढना था ए एन और बी एन जो कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन उसका सम और प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है ना। ए एन और बी एन खुद कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए।
तो ये वाला सीक्वेंस लेते हैं, -1 to the power n, हमेशा यही काम आता है ये सब में। -1 to the power n मान लो लिए हैं an, या कुछ और ले सकते थे, -2 to the power n या कुछ भी। तो ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसको इसके साथ ऐड करने पे जो सीक्वेंस बने वो कन्वर्जेंट हो जाए। इसके टर्म्स ध्यान में रखना, -1 पहला, दूसरा +1, -1 +1, इस तरह से ऑल्टरनेट करेगा। तो अगर हम उसमें उल्टा ऐड करें, मतलब इसमें जब -1 है तो नए वाले सीक्वेंस में +1 हो, इसमें जब +1 है तो दूसरे वाले सीक्वेंस में -1 हो, तो ऐड करने पे 0 बन जाएगा, बनेगा ना। उसमें पहला टर्म +1 होना चाहिए, तो n+1 कर देते हैं पावर को, ठीक है। an + bn करेंगे तो क्या आएगा, इसमें -1 है तो उसमें +1, 0, हर एक टर्म 0 हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस जिसका हर टर्म 0 है तो उसका लिमिट भी 0 आएगा, यानी कन्वर्जेंट। तो an + bn कन्वर्जेंट है, लेकिन an और bn दोनों ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट नहीं है। हो गया एग्जाम्पल। an इंटू bn क्या होगा, एक में जब -1 है तो दूसरे में +1 है, एक में जब +1 है तो दूसरे में -1 है, प्रोडक्ट हमेशा -1। ये भी कांस्टेंट, यानी लिमिट इसका भी इतना ही आएगा, -1, तो इसलिए ये भी कन्वर्जेंट। लेकिन an bn खुद कन्वर्जेंट नहीं था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर इस तरह से सोचना। an bn को कुछ और भी लेके कर सकते हो, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स देखते हैं। अगर एक सीक्वेंस है an जो कि कन्वर्जेंट है l पे, मान लो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के टर्म्स हैं, तो अगर हम उन सारे टर्म्स का मॉड ले ले, सबको पॉजिटिव बना दे, तो उस नए सीक्वेंस का जो लिमिट होगा वो उस लिमिट जो ओरिजिनल का था उसका मॉड होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब an के लिए हम डेफिनेशन लगाएंगे लिमिट का, और मॉड an के लिए शो करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। an हमारा कन्वर्जेंट है टू l, ठीक है। एप्सिलॉन मान लेते हैं, क्या मिलेगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, जिसके लिए क्या होगा, an और l का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमको क्या शो करना है कि मॉड ऑफ मॉड an माइनस मॉड l, अब मॉड an का लिमिट दिखाना है ना। अच्छा देखो, यहाँ दो इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग जानते हैं, मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। और अगर माइनस के लिए करें तो ये हो जाता है मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसमें इस सेकंड वाले को यूज करते हैं। इस सेकंड वाले इनइक्वालिटी से हमको मिलेगा मॉड ऑफ मॉड an माइनस मॉड ऑफ l इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ an माइनस l, ठीक है। इसके राइट साइड में मॉड ऑफ an माइनस l है, ऊपर वाले इनइक्वालिटी 1 में लेफ्ट साइड में मॉड ऑफ an माइनस l है। तो इन दोनों को अगर मिलाओ तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड an माइनस मॉड ऑफ l, ठीक है। कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। ये भी आ गया लिमिट का डेफिनेशन डायरेक्टली। therefore लिमिट मॉड an इज इक्वल टू मॉड l, ठीक है। आसान सा प्रूफ है। an के लिमिट, an पे लिमिट का डेफिनेशन लगाओ, उसको यूज करके मॉड an पे लिमिट का डेफिनेशन लेके आना है। कन्वर्स नॉट ट्रू दिखाना है, फिर से हमारा वही फेवरेट एग्जांपल, -1 टू द पावर n। इसका अगर मॉड लेंगे तो सारा टर्म -1 + 1 जो है सब +1 हो जाएगा। मॉड ले रहे हैं -1 का भी और +1 का भी, तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, हर एक टर्म 1, तो उसका लिमिट 1 ही हो जाएगा। यानी लिमिट मॉड an इक्वल टू 1 है। 1 यानी मॉड ऑफ या तो +1 है या तो -1 है। तो क्या लिमिट जो ओरिजिनल सीक्वेंस है an, वो +1 या -1 है? नहीं, वो कन्वर्जेंट ही नहीं है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, तो इसलिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। मॉड लेने पे उसका लिमिट मॉड l निकल रहा है, लेकिन an का लिमिट l नहीं निकल रहा है। ये चीज कन्वर्स को ट्रू नहीं होने दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिजल्ट देखो। अगर एक ऐसा सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है l पे, और उस सीक्वेंस का हर टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है, तो उसका जो लिमिट होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा।
है ना। अगर सीक्वेंस का हर टर्म नॉन नेगेटिव है तो उसका लिमिट भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर सीक्वेंस का हर टर्म नेगेटिव है तो उसका लिमिट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, लिमिट ए एन इक्वल टू एल, वहां पे लिमिट का डेफिनेशन लग जाएगा। उसका हर टर्म पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं। ठीक है, हमको शो करना है कि लिमिट एल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो एल को क्या मानेंगे, एल को हम लेस देन जीरो मान लेंगे, है ना। और इससे हम कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्टेन करेंगे। लेट इफ पॉसिबल एल इज लेस देन जीरो। अब देखो एल अगर नेगेटिव है तो माइनस एल पॉजिटिव हो जाएगा। तो एप्सिलॉन में हम माइनस एल बाई टू ले सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। टू के जगह थ्री फोर कुछ भी ले सकते हैं, पर सपोज हम माइनस एल बाई टू लिए, उससे फायदा क्या होगा देखते हैं। तो ये एप्सिलॉन मिल गया। अब लिमिट लिमिट ए एन इक्वल टू एल है तो वहां लिमिट का डेफिनेशन लगा दो। पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट मिलेगा, मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसको अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखो तो ए एन लाई करेगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, कल ये देखे थे कैसे ये हो रहा था। ए एन लाई कर रहा है एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू हमने क्या लिया है, माइनस एल बाई टू। पुट करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा थ्री एल बाई टू एंड एल बाई टू के बीच में। और एल क्या था, नेगेटिव। हम माने थे कि एल नेगेटिव। एल अगर नेगेटिव है तो इधर जो राइट हैंड साइड में एल बाई टू है वो भी नेगेटिव, उससे छोटा ए एन वो भी नेगेटिव। और हमारे गिवन क्या था कि ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हर एक एन के लिए। मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग गलत माने कि लिमिट जो है वो लेस देन जीरो हो सकता है, तो वहां से हमको गलत चीज मिल गया, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो आवर assumption was incorrect, therefore L has to be greater than or equal to zero। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस ऐसा है जिसका हर टर्म नॉन नेगेटिव है तो उसका लिमिट भी नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए एन और बी एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं जिसका लिमिट मान लो एल एन एम है, और पहले सीक्वेंस का हर टर्म दूसरे सीक्वेंस के हर टर्म से छोटा है। ठीक है, तो इसका पहला का लिमिट जो होगा वो भी दूसरे के लिमिट से छोटा होगा। ये लगभग हम लोग पिछला वाला प्रूफ ही यूज करेंगे। बस ए एन और बी एन, ए एन और बी एन में ध्यान में रखना बी एन बड़ा है। और पिछले प्रूफ में क्या था कि हर टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ अगर हम बी एन माइनस ए एन ले लें तो हर टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वही करेंगे। सी एन को हम बी एन माइनस ए एन ले रहे हैं तो हर टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस पे बस पिछला प्रूफ को यूज कर लेना है। यहाँ हमको क्या प्रूव करना है कि L इज लेस देन इक्वल टू M। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से फिर से प्रूव करेंगे। अच्छा, लिमिट सी एन यहाँ पे M माइनस एल हो जाएगा। बी एन का लिमिट है M एंड ए एन का लिमिट है L। ठीक है, तो सी एन का लिमिट हो जाएगा M माइनस एल। ठीक है, तो सी एन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका हर टर्म नॉन नेगेटिव है और उसका लिमिट M माइनस एल है। तो अगर हम उल्टा मान लें, हमको प्रूव करना है L इज लेस देन इक्वल टू M। अगर हम ये मान लें कि L इज ग्रेटर देन M तो फिर ये M माइनस एल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम माइनस एम माइनस एल बाई टू को एप्सिलॉन मानेंगे। पिछला में क्या हुआ था, माइनस एल बाई टू। यहाँ जो लिमिट है उसमें माइनस लगा के बाई टू, सेम चीज कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमको कॉन्ट्राडिक्शन लेके आना है। ठीक है, लिमिट का डेफिनेशन लगा रहे हैं सी एन पे, उसका लिमिट है एम माइनस एल, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दो, एम माइनस एल माइनस एप्सिलॉन और एम माइनस एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में सी एन लाई किया। अब यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दो। राइट हैंड साइड में देखो एम माइनस एल बाई टू आया है, एम को हम माने हैं लेस देन एल, तो एम माइनस एल जो होगा वो नेगेटिव हो गया, यानी एम माइनस एल बाई टू भी नेगेटिव, सी एन भी नेगेटिव, सी एन नेगेटिव यानी कॉन्ट्राडिक्शन। पहला ही लाइन में था सी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर एल हैज टू बी लेस देन इक्वल टू एम।
ठीक है, यहाँ पे दो सीक्वेंस दिया हुआ था और एक को दूसरे से छोटा बोला गया था, तो हम इसको पिछले वाले के फॉर्म में, पिछले वाले रिजल्ट के फॉर्म में ले जाके प्रूफ कर दिए। ये सबको एक एक बार लिख के देखना, तब इसका लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो तीन सीक्वेंसेस हैं, AN, BN एंड CN, और पहला और तीसरा इन दोनों सीक्वेंसेस का लिमिट सेम है। क्या है? AN का लिमिट और CN का लिमिट दोनों इक्वल है, L। ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस ऐसा है जो इन दोनों के बीच में एक स्टेज के बाद इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। P टर्म्स के बाद BN का हर टर्म AN और CN के बीच में लाई कर रहा है। AN से बड़ा है, CN से छोटा है। तब BN का जो लिमिट होगा वो भी इन दोनों के लिमिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BN AN और CN के बीच में, दो ब्रेड के बीच में खीरा और टमाटर है। ठीक है, और इस रिजल्ट को हम लोग उस वजह से सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल बोलते हैं। बीच में जो है वो चिपक गया और उसका लिमिट भी बाकी दोनों के इक्वल हो गया। तीन सीक्वेंस, नीचे फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। एक तीसरा सीक्वेंस जो कुछ टर्म्स के बाद इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, तो उसका जो अल्टीमेटली लिमिट होगा वो इन दोनों के लिमिट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। प्रूफ देखो, लिमिट दो चीज का दिया हुआ है, AN और CN का, तो एप्सिलॉन मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, N1 एंड N2, सच दैट AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन N1 के बाद, CN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन N2 के बाद। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में अगर लिखे तो ये AN हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में, CN भी हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, इसको 1 2 मान लेते हैं। और जो कंडीशन 2 था हमारे स्टेटमेंट में, वो बोल रहा है कि BN लाई कर रहा है AN और CN के बीच में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू P। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तीनों को ट्रू होना चाहिए, तो हमको N0 क्या लेना होगा? मैक्सिमम ऑफ N1 N2 एंड P, तीनों साथ में ट्रू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों साथ में ट्रू हो गया। तीनों क्या था? 1 2 एंड 3 ये था नीचे में जो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर देखो तो L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN। ठीक है, बस लेफ्ट पार्ट लिए। अब थर्ड वाले में आ जाओ, AN इज लेस देन इक्वल टू BN, BN इज लेस देन इक्वल टू CN। अब सेकंड वाले में आओ, CN जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तीनों कंडीशन से हम एक एक पार्ट लिए हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू N0। अब AN CN को हटाओ, हमको शो करना है कि BN का लिमिट L है, तो सिर्फ BN को रखते हैं। BN is greater than L minus epsilon less than L plus epsilon for all n greater than equal to N0। आ गया, तो BN minus L का मॉड is less than epsilon, therefore limit BN equal to L। ठीक है, AN और CN तीन सीक्वेंस था, AN CN का लिमिट सेम था। BN के सारे टर्म्स एक स्टेज के बाद उन दोनों के बीच में थे, तो BN का भी लिमिट सेम हो गया। ये है सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल। होमवर्क में ये तीनों बनाना। देखो पहले वाले को देखो, अगर साइन n है तो वो किसके किसके बीच में लाई करता है? -1 और +1 के बीच में। तीनों को n से डिवाइड कर दो, -1/n लेस देन इक्वल टू साइन n/n लेस देन इक्वल टू 1/n। अब तीनों का लिमिट ले लेना। क्या पहले का और तीसरे का लिमिट सेम है? -1/n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी और +1/n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों ही 0 आएगा। तो फिर लगाना सैंडविच थ्योरम और बताना कि कितना होगा। बाकी दोनों भी लगभग उसी लॉजिक से बनेगा, ट्राई करना जरूर से। ठीक है, आज यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे। इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से लिख के, ताकि लॉजिक क्लियर हो। थैंक यू।